क्या अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने जा रहा है? जी हां दोस्तों, अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार ब्रीफिंग दे रहा है और अगले 24 घंटों में ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। मगर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा सोचने की हिमाकत तक मत करना, क्योंकि उसके बाद जो तबाही अमेरिका और उसके इंटरेस्ट में आएगी, खासतौर से खाड़ी देशों में जो अमेरिकन इंटरेस्ट पर जो तबाही आने वाली है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर यह पीट हेग्सेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री, इन्हें हर जगह शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। सही सुना आपने। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, पीट हेग्सेथ अमेरिका के रक्षा मंत्री, और यह जंग इस वक्त इस मुकाम पर है, इसका क्रेडिट इनको जाता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मैंने पीट हेग्सेथ पर विश्वास करके मैं इस जंग में कूद गया, मैंने ईरान पर हमला कर दिया। और खास बात यह है, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि पीट हेग्सेथ से जुड़े उनके रिश्तेदार, उनके इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश था कई डिफेंस फर्म्स में, यानी कि ये जंग आगे बढ़े, परवान पर चढ़े, इसमें पीट हेग्सेथ और उनके रिश्तेदारों का आर्थिक फायदा, फाइनेंशियल फायदा हो रहा था। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस बड़ी खबर की तरफ जो अपने आप में बहुत मायने रखती है। ट्रंप को लगातार उनके मिलिट्री एडवाइजर्स जो हैं ब्रीफ कर रहे हैं और खबर यह आ रही है कि अमेरिका कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और इस बारे में एक्सियस क्या कहता है, गौर फरमाएं। एक्सियस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ईरान पर छोटे लेकिन जबरदस्त हमलों की एक नई लहर की तैयारी कर रहा है, जिसमें अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि इससे बातचीत में चल रहा गतिरोध टूट जाएगा, लेकिन हकीकत में शायद ऐसा नहीं होगा। अगर अहम ठिकानों पर हमला होता है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जिससे पूरा इलाका और बड़े संकट में जा सकता है और अमेरिका और ज्यादा इस दलदल में फंस सकता है। नियोकॉन सोच की हर समस्या का हल बस बम गिराना होता है, और अगर इतिहास को देखें तो इसका अंजाम अक्सर खराब होता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह हैं सैयद मोहम्मद मरांडी। सैयद मोहम्मद मरांडी को आपने अक्सर देखा होगा CNN की डिबेट्स में, अल जजीरा की डिबेट्स में, और इनका बयान आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किया तो मरांडी साहब के शब्द में द इरानियन रिस्पॉन्स वुड बी इमीडिएट एंड डेवस्टेटिंग, यानी कि जो ईरानी प्रतिक्रिया होगी वो बहुत खतरनाक और तबाही मचाने वाली होगी। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, यह व्यक्ति यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ईरान बातचीत की मेज पर आए, और उसका क्या समाधान है इनके पास कि ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। दोस्तों आपको अंदाजा है, अमेरिका कहने को दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे धनी राष्ट्र, मगर अक्ल की लिहाज से उनका जो राष्ट्रपति है वो पूरी तरह से पैदल है। यानी कि ईरान को बातचीत की मेज पर तभी लाया जा सकता है जब हम उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करें, जबकि ईरान ने कह दिया है कि आइए नाकेबंदी खत्म कर दो, कम से कम उससे हम शुरुआत करें। ईरान ने आगे का रास्ता बता दिया है, मगर यह अमेरिका सुनने को राजी नहीं है, जो अपने आप में बहुत हैरत में डालने वाली बात है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा है कि इस वक्त जो ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट है वो किसी कीमत पर खतरनाक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम ईरान पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों, और इंतजार कीजिए खुद संयुक्त राष्ट्र का मिशन क्या कह रहा है, मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपके स्क्रीन पर हैं मोहम्मद गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं और इस पूरे मामले में एक बहुत बड़े ब्रांड, एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर सामने उभर कर आए हैं। उनके बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने प्रेस टेलीविजन को दिए हैं। इरानियंस विल फॉइल एनी एनिमी प्लॉट्स थ्रू यूनिटी एंड कोहीजन। यहां पे गालिबाफ ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका की किसी भी साजिश को नाकाम करेंगे और अपनी एकता और समरसता यानी कोहीजन यानी कि तालमेल, एकता और तालमेल के चलते हम अमेरिका को हराएंगे। क्या कहते हैं गालिबाफ, गौर फरमाइए। मोहम्मद बाग़िर गालिबाफ ने बुधवार को ईरानी जनता को दिए गए एक ऑडियो मैसेज में कहा कि देश की एकता अब तक हर साजिश को नाकाम करती आई है, लेकिन अब दुश्मन की नई चालों और फूट डालने की कोशिशों को देखते हुए यह और भी ज्यादा जरूरी हो गई है।
अमेरिका इसराइल द्वारा ईरान पर थोपे गए युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, दुश्मनों ने 3 दिनों के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की योजना बनाई थी, जिसमें सर्वोच्च नेता और कई सैन्य कमांडरों की हत्या शामिल थी। लेकिन लोगों की एकजुटता और सेना के प्रतिरोध के कारण वे अपने मकसद में नाकाम रहे। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध से पहले दुश्मनों ने आतंकियों और पैसों पर काम करने वाले लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में घुसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जब ईरान में वेनेजुएला जैसा प्लान फेल हो गया तो उन्होंने अलगाववादियों को जोड़कर तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन ईरानी सेना और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से वो भी नाकाम हो गया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इसी तरह एकजुट बने रहें, क्योंकि इसी एकता की वजह से हर साजिश को हमने हराया है। गालिबाफ ने यह भी कहा कि दुश्मन ने जमीनी हमले की भी कोशिश की थी, जिसमें इस्फहान में हेलीकॉप्टर और विमान भेजे गए थे, लेकिन वो भी तबास जैसी पुरानी नाकामी की तरह ही एक और फेल्ड ऑपरेशन हो गया। दोस्तों, इंतजार कीजिए, संयुक्त राष्ट्र मिशन का यह बयान खासा मायने रखता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑल ऑफ ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम अंडर IAEA सुपरविजन, यानी कि जितना भी संवर्धित यूरेनियम है वो IAEA, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसकी देखरेख में है। मगर उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं पीट हेग्सेथ से, अमेरिका के रक्षा मंत्री। इनकी खासियत क्या है मैं आपको बता चुका हूं, अब एक एक करके मैं बताने वाला हूं कि पीट हेग्सेथ किस तरह से न सिर्फ ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए, वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं और अमरीकी उन्हें कहते हैं कि तुम बच्चों के हत्यारे हो, तुम ईरानी बच्चों के हत्यारे हो। देखिए किस तरह से घेरा जा रहा है शख्स को। Secretary Hegseth, why are you blocking Ukraine aid? Why are you stopping $400 million to Ukraine aid? Why did you order the bombing of the school children? Why did you order the bombing of the school children? How many American service members have to die for Israel? How many Iranian schoolgirls have to die? और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, क्योंकि ये चीज हम भारत में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां हमारे जो मंत्री हैं या हमारे नेता जो हैं, खासतौर से जो सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी में हैं, वो विपक्ष के सामने बैठ के उनके सवालों का सीधा जवाब दें। यहां पर विपक्ष पूछ रहा है डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ से कि आपने कुवैत में हमारे सैनिकों को भेज दिया बगैर किसी सुरक्षा के। पीट हेग्सेथ के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए किस तरह से उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं, असल में नहीं, मतलब किस तरह से उनकी बखिया उधेड़ी जा रही है। देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है कि तुमने कुवैत में हमारे सैनिकों को भेज दिया, 6 सैनिक मारे गए, मगर कोई सुरक्षा नहीं थी उनके लिए। देखा जाए, Internal analysis had said the site was indefensible from aerial attack and should not be used. Yet you sent our soldiers from the 103rd Sustainment Command there anyway. Is that true or false? True or false? Straightforward question. Are you going to give me a chance to answer or just play gotcha? Did you send them there or not? We took proactive I'll measures take that from the as a yes beginning to and ensure reclaim my force time. protection and defensive Now, posture were let's talk, maximized Mr. across Secretary, the theater. Let's talk about what defenses they had. Prior to the attack, officers on the ground knew our troops were vulnerable. In fact, they requested additional force protection. Did they receive it? Wherever humanly possible, force protection and counter I'll UAS save you was the always time. made available. They did not. In fact, when asked to describe the base's defense, one survivor who's come forward from the unit said, quote, I would put it in the none category. From a drone defense capability, none. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और यही नहीं, देखिए कांग्रेसमैन रो खन्ना जो भारतीय मूल के हैं, वो किस तरह से पीट हेग्सेथ को कटघरे में खड़ा करते हैं। कहते हैं कि भाई ये जो जंग चल रही है इसमें अमेरिकियों को कई करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, मगर पीट हेग्सेथ इसका जवाब नहीं देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि क्या आप ये चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाएं?
देखिए रो खन्ना किस तरह से उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that opportunity. I would simply ask you what you're playing gotcha questions about domestic things. I'm not. You're saying it's a gotcha question to ask what it's going to be in terms of the increased cost of gas. Why won't you answer what it costs to prevent Iran from getting a nuclear bomb? I give you that, sir. But let me. What would it cost? What would you pay to ensure Iran doesn't get a nuclear bomb? What would you pay? I reclaim my time. Do you not know? You had no one do the analysis of what the increased cost of gas and food on the American people are going to be? What is the cost of Iran holding that straight at issue with nuclear weapons? It's $631 billion, which means it's an increase of $5,000 a year for American households. Now, let me give you this point. You're saying that your operation is preventing a nuclear Iran. Will you acknowledge that there is an economic cost to the American people for doing what you believe is necessary to make Iran denuclear? Will you acknowledge the economic cost? We have an incredible economic team that's managing this better than what the previous administration did to our economy, what the previous administration did with inflation, what the previous administration did with COVID, and you're going to lecture this administration about the economy? You know what is upsetting? Incredible. You didn't even do the analysis on how much it's costing the American people. It's one thing if you said, okay, it costs the American people $5,000, but we think it's worth it. That's what we've done in World War II and other wars. Here's what it costs. You got to pay for it. You don't even know what the average American is paying. You don't know what we paid in terms of the missiles that hit the Iranian school. You don't know what we're paying in terms of gas. You don't know what we're paying in terms of food. Your 25 billion number is totally off. It's the incompetence. दोस्तों जो बार-बार यहां पर बात कह रहे थे पीट हेग्सेथ न्यूक्लियर हथियार की, मैं आपको बताना चाहता हूं यूएन मिशन ने खुद कहा है कि ईरान का पूरा एनरिच्ड यूरेनियम आईएईए के संरक्षण में है, उसकी देखरेख में है. गौर फरमाएं आपके स्क्रीन पर. संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने कहा है कि देश का पूरा समृद्ध यूरेनियम स्टॉक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पूरी निगरानी में रहा है और किसी भी परमाणु सामग्री के गलत इस्तेमाल या हटाने की कोई रिपोर्ट नहीं है. मिशन ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल करके ईरान के यूरेनियम को खतरा बताकर अपने और अपने सहयोगियों के परमाणु निरस्त्रीकरण से जुड़े उल्लंघनों से ध्यान हटाने की कोशिश की है. सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी लगातार वायलेशन कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे, और आरोप किस पर लगाया जा रहा है? ईरान पर. आगे हाल के अमेरिका इस्राइल हमलों में ईरान की परमाणु सुविधाओं भी उन अहम ठिकानों में शामिल थीं जिन्हें निशाना बनाया गया है. ये हमले उस समय हुए जब ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, और पिछले जून के 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था. मिशन ने यह भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आईएई के डायरेक्टर जनरल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने न सिर्फ इन गैर कानूनी हमलों की निंदा नहीं की, बल्कि अफसोस की बात यह है कि ऐसे कदम उठाए जिससे पीड़ित और हमलावर की भूमिका ही उलट दी गई. यानी कि हमला किसने किया? अमेरिका ने. पीड़ित कौन था? ईरान. उन्होंने यह भूमिका ही पलट दी. और अब जोड़कर देखिए इसे, जो बात पीट हेग्सेथ कह रहे थे, बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब का जिक्र कर रहे थे जो वजूद में ही नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है. और सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तब उन्होंने अपने अंधभक्तों को क्या कहा था कि मैं देश को युद्ध से दूर ले जाऊंगा, युद्ध में पैसे और खर्च नहीं होंगे. मगर सुनिएगा पीट हेग्सेथ, जो इस वक्त न सिर्फ अमेरिका और ट्रंप बल्कि इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का सबब हैं, पीट हेग्सेथ यहां पर कह रहे हैं कि हमें $1.5 ट्रिलियन चाहिए. इस आंकड़े पर गौर कीजिए साहब, 1.5 ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन, अरब से भी ज्यादा, खरब. $1.5 ट्रिलियन चाहिए युद्ध के लिए. और ये वो पॉलिटिकल पार्टी या ये वो डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने अपने अंध समर्थकों को कहा था कि मुझे राष्ट्रपति बना दो, मैं आपको जंग की तरफ नहीं ले जाऊंगा. और अब जंग में इतना पैसा खर्च हो रहा है. देखा जाए. The $1.5 trillion budget will ensure the United States continues to maintain the world's most powerful and capable military as we grapple with a complex threat environment across multiple theaters. Not to mention,
This budget also includes a historic troop pay increase, 7% for lower enlisted, and the budget eliminates all poor or failing barracks. Quality of life for our troops is front and center in this budget as well. By supercharging our industrial capability and transforming how the department does business, we're restoring American commercial dominance at a pace unseen in generations, transforming the defense industrial base from a broken, slow-moving system of the past. We have flipped the Pentagon acquisition process from a bureaucratic model to a business model, 180, decisively moving from an acquisition environment paralyzed by bureaucratic red tape into an outcomes-driven organization focused on delivering the most at cost, at scale for taxpayer dollars. और सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि लेबनान पर आप बड़े हमले मत कीजिए, जबकि वहां पर युद्ध विराम हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि आप लेबनान पर बड़े हमले मत कीजिए, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि इस वक्त ट्रंप के दिमाग में सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में जो अक्सर चल रहा होता है ना, वो हो ही जाता है। लिहाजा मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, क्योंकि उन्होंने यही बात नेतन्याहू से कही कि आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। और नेतन्याहू ये बाकायदा एक वीडियो जारी करते हैं और इस वीडियो में नेतन्याहू कह रहे हैं, लेबनान कंटिन्यूइंग, यानी कि लेबनान में मैं लगातार हमले जारी रख रहा हूं। और इसमें वीडियो जारी किया है, देखिए दोस्तों, किस तरह से एक ठिकाने पर निशाना बनाया गया है और धमाके से उसे उड़ा दिया गया है और कहने को यहां पर युद्ध विराम है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मगर देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि ऐसे दो शख्स दो बड़े देशों की किस्मत, उसका मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।